हेलो। सो आई वुड बी एज promised previously। आज मैं एक्टिव रिकॉल सेशन ले रहा हूँ एक फॉर माई सेल्फ एंड फॉर यू गाइस, जिसमें कि हम लोग अभी एथिक्स कवर करेंगे। एथिक्स लेक्चर वन में मुदित जैन सर के एमएमपी वाले नोट्स का करूँगा। और मैं आप लोग को भी, अगर आप लोग को मेरे साथ में एक्टिव रिकॉल करना है तो आई वुड एडवाइस कि आप लोग एक शीट लेके बैठ जाओ अपने साथ में, एक ब्लैंक शीट जिस पे भी, अगर आप मुदित जैन सर को फॉलो किया था, उनके नोट्स हैं आपके पास, तो उनका लेक्चर वन फॉलो करना। अदरवाइज आई वुड बी प्रोवाइडिंग यू विद द टॉपिक्स इन द स्टार्ट इटसेल्फ। अपन स्टार्ट में ही टॉपिक बता दूंगा मैं आप लोग को। एंड उसके हिसाब से जो भी आपने पढ़ा है, जिस भी सोर्स से आपने पढ़ा है, उसको आप एक्टिव रिकॉल करो और ट्राई करो मैक्सिमम इंटरलिंकेजेस बनाने का। ट्राई करो कि किस तरीके से करंट अफेयर्स को लिंक करें। उससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे मैं अगर यहाँ पे करूँगा तो कुछ मैं आप लोगों से सीख पाऊंगा, कुछ आप लोग मेरे से सीख पाओगे। मैं आपसे कैसे सीखूंगा कि अगर आपने कुछ, आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडिया है या कुछ नया लिंकेज है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। तो इससे क्या होगा, अगर 10-15 जनों ने भी कुछ कमेंट सेक्शन में पोस्ट किया अपनी तरफ से, सो दैट वुड बी पब्लिकली अवेलेबल एंड एवरीबडी कुड यूज दैट अपने बेनिफिट के लिए। और वो थोड़ा सा प्रोसेसिंग को भी अच्छा करता है, कि मतलब देखने लग जाते हो कि ऐसे भी लिंक किया जा सकता है थ्योरीज को या उसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक ब्लैंक शीट ले लो, इफ यू वांट टू डू दिस एक्टिव रिकॉल विद मी एथिक्स का। जो लोग भी मेंस रेडी होना चाहते हैं बाय दिसंबर, एंड जिनको मेंस देना है एक्चुअल में बाय दिसंबर, वो ये लोग कर सकते हो आप ये काम। सो मैं टॉपिक्स दे देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे एथिक्स का मीनिंग क्या होता है। इट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स, और यू नो सम एग्जांपल्स, सम बेसिक जनरल एग्जांपल्स जो फेमस है काफी। और व्हाट इज एथिक्स इज, सॉरी, कि व्हाट एथिक्स इज नॉट, ये पढ़ेंगे हम। मतलब व्हाट एथिक्स इज नॉट, ये भी रिकॉल करेंगे। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड टॉपिक जो होगा, दैट वुड बी एसेंस ऑफ एथिक्स। एसेंस, एसेंस में क्या है, मीनिंग वही है कि मीनिंग या कोर प्रिंसिपल्स, जो कोर प्रिंसिपल्स होते हैं एथिक्स के। एक सेकेंड। हम्म, ये हो गया मीनिंग में। एंड इसमें फिर चीजें आ जाएंगी बहुत सारी, जैसे एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव एथिक्स। ये भी मैं थोड़ा सा एक्टिव रिकॉल ही करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, जो टॉपिक्स हैं स्टार्टिंग में। इसमें एथिक्स वर्सेस लॉ का गेम हो जाएगा हमारा। एथिक्स वर्सेस लॉ, व्हाट इज मॉरल इंट्यूशनिज्म, इंट्यूशनिज्म, सॉरी, वर्सेस मॉरल रीजनिंग। ठीक है। एंड एक और चीज आ जाएगी कि सोसाइटी जो एक्सेप्ट करती है, सोसाइटी के जो एक्सेप्ट करे हुए नॉर्म्स हैं, वर्सेस एथिक्स क्या है, ये भी आ जाएगा इसमें। प्लस मॉरालिटी वर्सेस एथिक्स, दिस ऑल्सो कवर्स द एसेंस ऑफ एथिक्स। फिर हम इसमें एक डिवाइन कमांड थ्योरी भी पढ़ते हैं। डिवाइन कमांड थ्योरी, दैट इज एसेंस ऑफ एथिक्स में ही आ जाएगा ये चीज। द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से टॉपिक्स बता देता हूँ, फिर जब हम उसमें डेल्व इन करेंगे ना, डेल्व तो उसको बाद में डेप्थ में पढ़ेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, रोल ऑफ एथिक्स, एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स, ऑफ नो एथिक्स इन लाइफ। ठीक है, ये हो गया रोल ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन लाइफ। इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, और क्वेश्चंस रिपीट होके आते हैं इसमें। 4 बार तो इस पे सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हुए हैं, जस्ट थोड़ा बहुत टिल्ट किया हुआ है उसमें। सीक टू प्रमोट ह्यूमन लाइफ करके कीवर्ड था। सीक टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ, व्हाट एथिक्स आर सीक टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ, इसको करते हैं, ये था। ठीक है, नेक्स्ट विड बी डायमेंशंस। अब जो रोल और डायमेंशंस हैं, वो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है। जो रोल जिस
जिस स्टेक होल्डर अप्रोच से हम रोल्स करेंगे उसी से डायमेंशंस भी कवर करेंगे एथिक्स में। और अगला हम करेंगे एक बहुत ही बेसिक जो है ना लुक हम देखेंगे थियरीज पे, जो अपनी तीन थियरी हैं, डियोंटोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल एंड वर्चू एथिक्स। बहुत बेसिक ओवरले करेंगे, बस नाम जानेंगे उनके और कुछ नहीं है। और बाकी उसको डिटेल में हम बाद में करेंगे कवर। एंड लास्ट टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज सॉरी वेस्टर्न रिलीजियस फिलोसफीज में जो एथिक्स हैं, वेस्टर्न रिलीजियस फिलोसफीज एंड एथिक्स। जैसे बाइबलिकल ट्रेडिशंस, जो बाइबल में ट्रेडिशंस रहते हैं, और यू नो लाइक रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड एथिक्स इन देम। तो उसमें कीवर्ड्स हम ज़्यादा फोकस करेंगे कीवर्ड्स पे, कि बाइबलिकल एथिक्स क्या कीवर्ड्स ज़्यादा देती है, प्रमोट करती है, टेन कमांडमेंट्स वगैरह वगैरह। और ठीक है, तो आई थिंक दिस इज इट, यही टॉपिक्स हैं जो अपने को रिकॉल करने हैं। दिस इज इट फॉर द फर्स्ट लेक्चर, इसी को अच्छे से करते हैं। अब एक और चीज मैं फॉलो करने वाला हूँ इस सेशन में, आई वुड बी also teaching myself through the Feynman technique. अब what is this Feynman technique? There was a scientist, Richard Feynman, ठीक है, मैथमेटिक्स भी पढ़ाते थे, फिजिक्स भी पढ़ाते थे। रिचर्ड फेनमैन, ही व्हाट ही यूज्ड टू से वाज कि अगर तुम एक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू, यू नो यू आर नॉट एबल टू मेक इट अंडरस्टैंड टू अ 10-year old or a layman, so the concept is not clear with you, तुमने वो ढंग से पढ़ा ही नहीं है, you have not ingrained that concept, तो तुम्हें वो दोबारा पढ़ने की जरूरत है। तो देयरफॉर मैं कुछ भी टेक्निकलिटी होगी वो मैं ट्राई करूंगा कि मैं समझा पाऊँ अच्छे से पूरा लेमैन की तरह, जिससे कि मेरे को खुद ही कॉन्फिडेंस आए कि मैं समझता हूँ और मैं अप्लाई कर पाऊंगा उस चीज को। तो मेरे ख्याल से वी शुड स्टार्ट विद इट, और बेस्ट ऑफ लक। अब आप लोग भी निकाल लो अपने शीट्स, अगर आपको करना है साथ में रिकॉल, इफ यू डोंट वांट टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़े से एफर्मेशंस लिख लेते हैं, as we are preparing for UPSC 2027, affirmations for UPSC 2027, एक तरीके से थोड़ा मैनिफेस्टेशन ही कह लो। सो आई विल बी कंसिस्टेंट फ्रॉम डे वन टू द एंड ऑफ माई जर्नी, फ्रॉम डे वन टू द एंड ऑफ माई जर्नी। And I will follow a disciplined routine, a disciplined routine. And the most important is I will be means ready by December. RBT. And I will give means in December. Not only I will be ready by December, I will give means in December. This is the most important point. और इसको आपको मैनिफेस्ट करते रहना है। अगर आप इसको मैनिफेस्ट करोगे तभी यू विल बी एबल टू कवर द सिलेबस टिल दिसंबर, अदरवाइज द सिलेबस इज वेरी ह्यूज। तो कोई कोई भी थोड़ा सा भी उसमें है ना फॉल्ट नहीं छोड़ना। सो लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स गो विद एथिक्स। मीनिंग ऑफ एथिक्स। एथिक्स के बहुत सारे मतलब हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ स्कॉलर्स विच हैव गिवन एन नंबर ऑफ मीनिंग्स। अब कुछ कुछ जार्गन्स हैं इसमें, और कुछ कुछ बहुत ही कन्वेंशनल टर्म्स हैं, ट्रिवियल टर्म्स हैं, जो कि बहुत क्लीशे हो चुके हैं। जैसे कि ethics is an established standard rule set of established standards or rules which are followed in the society। तो ये बहुत ही क्लीशे टर्म है, set of established standards और rules। तो जनरली अब क्या वो ट्रेंड है कि इसको लिख के नहीं आना है, बस ये पता है। कुछ कुछ एग्जांपल्स है, जैसे अशोक खेमका सर का एग्जांपल है, और यू नो गांधी जी का कुछ एग्जांपल हो गया। तो काफी ट्रिवियल ट्रिवियल से चीजें हैं, तो अपने को नए एग्जांपल्स ढूंढने हैं, सो दैट द एग्जामिनर हु इज चेकिंग 50 कॉपीज इन अ डे इस मतलब वो बोर ना हो जाए कि यार इसने भी यही आंसर दे दिया, इसने भी आंसर दे दिया। अपने को नए एग्जांपल्स लेके आने हैं। सॉरी,
एथिक्स इज सेट ऑफ एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। फिर मुदत सर ने एक नया एग्जांपल, एक नया टर्म बताया था, डेफिनेशन मीनिंग उस टाइम पे कि डू नॉट डू ऑन टू अदर्स विच यू वांट टू बी डन बाय, ऐसा था, विच यू वांट बी डन बाय, वांट बी डन बाय। और इसी को ऐसा महाभारत में टर्म था, महाभारत में इसके लिए था कि देयर वाज अ प्रोवर्ब, आत्मानि प्रतिकूलानि परिश्रम न समाचरी, आत्मानि प्रतिकूलानि परिश्रम न समाचरी। तो इसको भी हम एथिक्स की डेफिनेशन में लिख सकते हैं। आज से 1-2 साल पहले ये वाला जो प्रोवर्ब था, ये थोड़ा चल भी जाता था, थोड़ा यूनिक भी होता था, लेकिन वही है कि सर के स्टूडेंट्स इतने सारे हैं कि अब ये वाला भी बहुत क्लीशे हो गया है, तो अब ये भी आपको 100 कॉपी में दिख ही जाएगा। तो अब हम इसको भी छोड़ते हैं। बट मतलब जनरली मैं जो प्रेफर करता हूँ लिखना, वो मैं क्या लिखता हूँ कि एथिक्स इज स्टडी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, एथिक्स इज स्टडी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, morals and conduct in society according to Aristotle's Nicomachean Ethics। ठीक है, अब एक चीज आपको इसमें समझनी पड़ेगी कि ये जो एरिस्टोटल्स निकोमेकियन एथिक्स है ना, ये इस डेफिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख के आ जाओ, यहाँ पे आप लिख के आ जाओ, एथिक्स इज एन एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड, सेट ऑफ एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स और रूल्स अकॉर्डिंग टू सम सोसाइटी, ऐसे करके, तो भी इन अ सोशल सेटिंग, तो भी ये चलेगा। लेकिन अगर आप ये मेंशन करके आ रहे हो ना, दिस विल ऐड वेट टू योर आंसर, यही जो चीज है, दिस विल मेक योर डेफिनेशन more likable to the examiner. So this is why we have to, you know, ये मेंशन करके आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज थोड़े से मार्क्स वही हो जाएगा, वही क्लीशे टाइप डेफिनेशन हो जाएगा। सो हमने कर लिया, ये जार्गन्स भी देख लिया हमने, थोड़ी सी ये उसकी डेफिनेशंस भी देख ली। नेक्स्ट वी विल गो टू एग्जांपल्स, सम एग्जांपल्स एंड कीवर्ड्स, जैसे मीन्स वर्सेस एंड्स। अब मीन्स वर्सेस एंड्स के बारे में बात करते हैं एथिक्स में ज़्यादा, राइट्स वर्सेस राइट थिंग टू डू के बारे में बात करते हैं। This was a question asked by UPSC. This quote is by Potter Stewart. इन्होंने सीधा क्वेश्चन पूछा था कि राइट्स वर्सेस राइट थिंग टू डू में, एंड गिवन बाय पॉटर स्टीवर्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द कोट। सीधा क्वेश्चन ये पूछा था। अब इसके लिए अगर ऐसे कोई कोड बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, जैसे राइट वर्सेस राइट थिंग टू डू, तो मैंने एक डायग्राम तैयार कर रखा है अपने लिए, जैसे कि राइट्स, इफ आई फॉलो माई मिनिमम लीगल राइट्स, मैं ऐसे लिखता हूँ, मिनिमम लीगल राइट्स, तो क्या कहते हैं उसको, तो उसमें क्या होगा, एक मिनट, सॉरी, हाँ यहाँ पे ऐसे था, वेट, थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ यार। हाँ, जब इसमें एथिक्स इंक्लूड हो जाएगा, एथिक्स इंक्लूडेड, तो ये बन जाएगा राइट थिंग टू डू। तो यहाँ पे हो जाएगा एथिकल बिहेवियर, एंड इसको लिख सकते हैं यहाँ पे होलिस्टिक, होलिस्टिक कॉम्पिटेंस लिख सकते हैं इसमें। अच्छा हाँ, आई रिमेम्बर, सॉरी, इसमें क्या था, द क्वेश्चन वाज लाइक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस वर्सेस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस वर्सेस कंपैशन, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। सो मिनिमम लीगल राइट्स, लीगल लिखने की जरूरत नहीं है, मिनिमम राइट्स फॉलो जो करेगा वो सिर्फ एक प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट पर्सन बन पाएगा।
प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट पर्सन, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट पर्सन, उसमें था कि प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट पर्सन वर्सेस एथिक्स, कि दोनों चीज को बैलेंस कैसे करोगे। तो और अगर राइट थिंग टू डू जो करेगा वो एक होलिस्टिकली कॉम्पिटेंट पर्सन बन पाएगा, जिसमें कि एथिक्स प्लस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस दोनों आ जाएगा। होलिस्टिकली कॉम्पिटेंट पर्सन, दिस वाज समथिंग आई यू नो मैंने थोड़ा खुद ही बनाया था ये माइंड मैप तो मुदत सर का ही है, बट जो ये वाला चीज था वो मैंने खुद था। उनके माइंड मैप में मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ क्या था। उनके माइंड मैप में ये चीज क्या थी, वेट लेट मी रिमेम्बर। हाँ, उनके माइंड मैप में ये था कि फॉर एग्जाम्पल इट वॉज इन कंटेक्स्ट ऑफ राइट्स वर्सेज राइट थिंग टू डू, कि एक आईएएस ऑफिसर है, अब उसके पास एक डेस्टिट्यूट लेडी गई, आईएएस ऑफिसर डेस्टिट्यूट लेडी गई उसके पास में, एंड शी वांट्स, उसकी पेंशन अटकी हुई है, एंड शी डज नॉट हैव द पेपर वर्क, उनके पास पेपर्स ही नहीं है अपने। सो द आईएएस ऑफिसर हैज ऑल द राइट्स टू इग्नोर हर and send her away. But taking into the account the concerns of the old lady and how she will be able to manage herself without the pension, the IS officer comes uh, comes up and takes such an action कि वो it is in the favor of a destitute lady. So that is what are his rights versus what is the right thing to do. So उसमें ये था कि ऐसे था, following minimum rules will lead to bureaucratic attitude. Oh my god, bureaucratic spelling क्यों बोल रहा हूँ? Bureaucratic attitude and ethics included, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ethical conduct. So this will lead to bureaucratic plus democratic attitude. अब इसको छोटा करके थोड़ा सा आराम से किसी भी डायलेमा वाले क्वेश्चन में अपन अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ दिस कैन बी डन। सो हम एथिक्स के एग्जांपल से बात कर रहे थे, मीन्स वर्सेस एंड्स एंड राइट्स वर्सेस राइट थिंग टू डू। अब सिमिलरली हाइंस डिलेमा, मैं ये सेम डायग्राम हाइंस डिलेमा में बना सकता हूँ, हाइंस को बीच में रख के एज अ सेंटर कैरेक्टर, एज अ सेंट्रल कैरेक्टर। हाइंस डिलेमा क्या बोलती है कि एक बंदा था हाइंस करके, अब हाइंस के पास ऑप्शंस थे, ही वाज पुअर, अब उसके पास पैसे नहीं थे, एंड ऑप्शन क्या था, उसकी जो वाइफ थी उसको कैंसर था या फिर कोई बहुत सिकनेस थी, इलनेस, एंड ही डजंट हैव द मनी टू अफोर्ड द मेडिसिन। सो वन इज टू स्टील द मेडिसिन, टू स्टील, one option is to steal the medicine, second is to see his wife die, his wife dead, therefore this is called Heinz dilemma। अब वो ये ऑब्वियसली इसमें स्टील कर लेगा, एंड इसमें स्टीलिंग इज नॉट अनएथिकल, स्टीलिंग इज नॉट अनएथिकल इन दिस केस। अब देयर इज एब्सोल्यूट एथिक्स वर्सेस रिलेटिव एथिक्स। According to absolute ethics, stealing is wrong in every aspect, no matter the context. But according to relative ethics, in this Heinz dilemma, stealing is correct, ethical, because he does not want to see his wife dead. Therefore, he steals the medicine and gives her wife, and she lives. So that is why this is the difference between absolute and relative ethics, जो हम अभी करने वाले हैं इसको भी रिवाइज। ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग वाज कि एक और था कि पुलेला गोपीचंद व्हेन ही वॉन द टूर्नामेंट, he was offered a Coca-Cola ad, but he refused, keeping his ethics, virtue ethics in in line, कि द प्रोडक्ट मैं कंज्यूम नहीं करता खुद ही, तो मैं तुम्हें कैसे पिला दूं,
मैं तुम्हारे लिए कैसे एडवर्टाइजमेंट करूं? लेकिन आज बहुत सारे क्रिकेटर्स, आज बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी सब, दे डू गुटखा पान मसाला एड्स. So, therefore, these were some examples. Of now, what ethics is not about? What ethics is not about? Ethics is not about moral intuitions, moral principles. Moral intuitions are your personal belief, but ethics is not about moral intuitions. Similarly, religious beliefs, ethics are not your moral intuitions. Ethics are set of standards. They are set by society. They are socially acceptable. अभी नहीं, सोशली एक्सेप्टेबल मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अभी आगे जाके सोशली एक्सेप्टेबल वाला भी पॉइंट आएगा. बट दे आर एस्टैब्लिश्ड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो कि एक सोसाइटी में फॉलो किए जाते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं. और मॉरल इंट्यूशन, मॉरल बिलीव्स, पर्सनल बिलीव्स, जो आपके कोर बिलीव्स हैं, दे कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बट एक एस्टैब्लिश्ड सेट जो है सोसाइटी में, जो इसको एथिक्स कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करता. रिलीजियस बिलीव्स, ठीक है, दीज आर ऑल्सो नॉट एथिक्स. सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म्स, रिलीजन में बहुत सारी चीजें एथिकल होती है, बट हो सकता है कुछ चीजें अनएथिकल हो, दैट नॉट गोज इन लाइन विद एथिक्स. एग्जांपल देंगे आगे जाके उसमें भी अभी, या यहीं पे दे देता हूँ मैं. जैसे पहले फॉलो होता था, एग्जाम्पल सती. सती इज वेरी क्लीशे एग्जाम्पल. सती बहुत क्लीशे एग्जाम्पल है, मुझे पता है, बट क्या करूँ, देना पड़ेगा. और देर इज अ प्रैक्टिस कॉल्ड संथारा. जिनको पता है जैनिज्म का, देर इज अ प्रैक्टिस कॉल्ड संथारा, फास्टिंग टिल डेथ. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स. बाकी भी देख सकते हो आप कोई. अब सोशली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल्स, वो भी एथिक्स के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि सोशली एक्सेप्टेबल चीजें जरूरी नहीं है एथिकल हो, और ऐसा भी नहीं है कि सोशली एक्सेप्टेबल चीजें अनएथिकल ही होंगी. सो देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन देम. अगर मैं इसे वेन डायग्राम ड्रॉ करूं, दिस वेन डायग्राम विल अप्लाई टू एनीथिंग which we have written in what ethics is not about. And also the fourth thing मैं पहले लिख देता हूँ उसमें, ethics versus laws. जो सारे लॉज होते हैं ना, वो एथिकल नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल CDM, सबने सुना है मॉडर्न हिस्ट्री में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश रूल दैट वाज नॉट एथिकल, बिल्कुल भी एथिकल नहीं था. लेकिन जैसे ही गांधी जी की तरफ से था ये, तो ये रिपीट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मैं लॉस्ट हो गया था उसमें. CDM जो था, इट वाज नॉट लीगल अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश रूल, बट अकॉर्डिंग टू द फ्रीडम फाइटर्स, अकॉर्डिंग टू इंडियंस, इट वाज एथिकल. सो इट इज लीगल वर्सेस एथिकल का बैटल. समझ रहे हो आप? सिमिलरली अभी जो प्रोटेस्ट चलते हैं, फार्मर्स प्रोटेस्ट मान लो, उसमें कुछ एक्टिविटीज हुई जो लीगल नहीं थी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट. या फिर अभी CJP के प्रोटेस्ट मान लो, दीज आर नॉट लीगल बाय द गवर्नमेंट, बट एथिकल तो है. द स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर देयर राइट्स, यू नो दे आर डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ द ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर. तो चीजें एथिकल तो बन रही है वहां पे. अब जैसे अब ये एक हमने वेन डायग्राम बनाया है, इसको हम एग्जाम में एज इट इज कोड कर सकते हैं. आई रिमेंबर आई वाज टेकिंग कॉपी ऑफ AIR 20 में भी, या AIR 20, त्रिलोक सिंह सर थे, उनकी कॉपी में चेक कर रहा था. द क्वेश्चन वाज अबाउट एथिक्स वर्सेस लॉज. एथिक्स वर्सेस लॉज के ऊपर क्वेश्चन था. अब क्या सीन है कि उन्होंने सिमिलरली वेन डायग्राम बना रखा था कि लॉज यहाँ है, एथिक्स यहाँ है, एंड इसके बीच में एक ओवरलैप है. ये वाली चीज जो है वो पूरी उसमें है, अनएथिकल बट लीगल, और ये वाली चीज पूरी एथिकल बट इलीगल में है. बट इनके बीच में एक ओवरलैप भी है छोटा सा. द क्वेश्चन वाज अबाउट एथिक्स वर्सेस लॉज. एथिक्स वर्सेस लॉज में क्या था कि यहाँ पे तो जो चीजें इलीगल हैं बट एथिकल है, यहाँ वो आ जाएंगी, और यहाँ पे जो चीजें लीगल हैं और अनएथिकल है वो यहाँ आ जाएंगी, और ओवरलैप एक छोटा सा एग्जिस्ट करता है. मेरे ख्याल से उनकी कॉपी में हमने अबॉर्शन का एग्जांपल देखा था, शायद अबॉर्शन को एक्सप्लेन किया था. ऐसे दो ये डायग्राम बनाया था. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल करेक्टली, तो उसको छोड़ते हैं.
सो ये थी हमारी एथिक्स की चीजें। अब इसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल गो टू इज एसेंस। ये एसेंस एसेंस से जाने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना, छोटा मोटा। सॉरी, एक क्वेश्चन था जैसे जस्ट और अनजस्ट इज कंटेक्सचुअल, जस्ट एंड अनजस्ट इज कॉन्टेक्सचुअल, और ये शायद 24 के मेंस का क्वेश्चन है। और यू नो इसमें था कि व्हाट माइट बी जस्ट टुडे मे बिकम अनजस्ट टुमारो, और व्हाट माइट बी अनजस्ट टुडे मे बिकम जस्ट टुमारो। सो इस पे अपना ओपिनियन देना था। अब इसमें क्या था कि लोग जैसे क्या करेंगे, दे विल गिव वेरी क्लीशे एग्जांपल्स। सती, ऑलमोस्ट 80% या 70% लोग सती को मेंशन करके आने वाले हैं अपने आंसर में। सती में क्या था, व्हाट हैपेंस इन सती इज कि ये पहले अनजस्ट माना, वो जस्ट माना जाता था, अब ये अनजस्ट हो गया, तो ऐसे 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 ऐसे। बट आप कुछ अलग लिखो ना उसमें, तो बेटर रहेगा। जैसे मैं अपने लिए एग्जांपल जैसे सोच रहा हूँ, डिंक, डिंक का एग्जांपल दूंगा। अब डिंक मतलब क्या होता है, डुअल इनकम, नो किड्स, डुअल इनकम नो किड्स, ये एग्जांपल दे सकते हैं। अब जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में या अर्बन एरियाज में व्हाट हैपेंस इज, ड्यू टू न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली, क्योंकि न्यूक्लियराइजेशन हो रहा है, तो उस वजह से मेनी कपल्स दे आर इन फेवर ऑफ, दे आर अर्निंग, दे बोथ आर अर्निंग बट दे आर इन फेवर ऑफ हैविंग नो किड्स। अब इसी का एक स्टेप फर्दर इसको लेके जाएंगे, पहले जॉइंट फैमिली रहती थी, अब न्यूक्लियराइजेशन हो रहा है क्योंकि लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, सबर्ब्स में रह रहे हैं, और दे आर मैनेजिंग देयर ओन होम। अब उनके पास टाइम नहीं है, क्रेच सर्विसेज वो फैसिलिटी एक्सेस नहीं करते हैं, सो दे आर प्रेफरिंग टू हैव नो किड्स। अब इसके ही नेक्स्ट लेवल पे वो जाके, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट इज नेसेसरी, कब तक, यू नो बिना इमोशनल सपोर्ट के, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, so emotional support is necessary. What they are doing is they are preferring going on DINCOP, which is dual income, no kids, only pets. तो इस लेवल तक जा रहे हैं। तो हम इस चीज को, पिछले पहले टाइम चेंजेस, अब इस चीज को हम अनजस्ट बोल सकते थे पहले, लेकिन अब ये जस्ट है। सो ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं इसमें, और उसको लिंक कर सकते हैं विद दिस कीवर्ड्स डिंक और डिंकॉप। सो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एनवायरनमेंट में देख लो, एनवायरमेंटल एंगल से देखेंगे, व्हाट हैपेंड वाज कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जब भी हुआ 1750 1700s, तो उस टाइम पे क्लाइमेट चेंज की कौन बात कर रहा था? Nobody was interested in climate change. Donald Trump is not even interested now also, but nobody was interested in climate change. But nowadays, when the developing countries, now when they are doing their industrial revolution, now everybody is targeting us for climate change, that we are responsible for it. So therefore we coined a term known as CBDR. CBDR is common but differentiated responsibilities. Common but differentiated responsibilities. कि यार जितना आप लोगों ने कर चुके हो, आप लोग को उस तरीके से अपना कार्बन, यू नो कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज आप लोग बहुत ज्यादा कार्बन कर चुके हो एमिट, जो हम डेवलप्ड कंट्रीज को बोल रहे हैं। एंड वी द डेवलपिंग कंट्रीज, वी द पीपल ऑफ ग्लोबल साउथ, हम लोग ये कह रहे हैं कि यार अभी अभी तो हम लोग उतना नहीं कर पाएंगे जितना आप कंट्रोल कर रहे हो, बिकॉज हमारे लोगों की डेवलपमेंट हमारे हाथ में है। देयर वॉज अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, यूपीएससी के प्रीलिम्स 2025 में क्वेश्चन था, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, मेरे ख्याल से कोई डिक्लेरेशन था, स्टेटमेंट 3 टाइप का था वो क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। तो उसमें था कि ये बाइंडिंग डिक्लेरेशन है हमारे ऊपर, तो वो तो रॉन्ग हो गया था। और जो सेकंड स्टेटमेंट था वो था कि हमने अपने जो, हाँ मेरे ख्याल से ऐसा था कुछ, कि हेल्थ सेक्टर को पूरा ही वो डिकार्बनाइज कर रहे हैं हम लोग। बट और सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट ये था कि हम नहीं कर रहे, क्योंकि हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की रेजिलियंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, हम अपने सिटीजन्स की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। सो दैट वाज इट। ऐसा कुछ क्वेश्चन था यूपीएससी प्रीलिम्स में करके, तो प्रीलिम्स से भी एग्जांपल उठा के बना सकते हो। उस डिक्लेरेशन का नाम देख लेना एक बारी, आई एम नॉट श्योर, मैंने
टाइम हो गया यार, एक दो महीना हो गया मुझे वो प्रीलिम्स का पेपर देखे हुए। सो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ये अनजस्ट एंड जस्टिस कॉन्टेक्सचुअल ऐसे करके। अब इसमें क्या है ना, अगर इसमें थोड़े से भी कीवर्ड्स या थिंकर्स नहीं जोड़ोगे, कीवर्ड्स और थिंकर्स नहीं जोड़ोगे तो ये जीएस का आंसर बन जाएगा। तो इसमें थोड़े थोड़े कीवर्ड्स जो कि यू नो एथिकलिटी, जैसे एनवायरनमेंट का पॉइंट हमने लिखा, तो इसमें मैं ट्रस्टीशिप एथिक्स जोड़ दूंगा कि वी आर नॉट द ओनर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, वी आर ओनली ट्रस्टीज एंड वी हैव टू सस्टेनेबली यूज द रिसोर्सेज फॉर आवर अपकमिंग फ्यूचर जनरेशंस। ट्रस्टीशिप एथिक्स जोड़ दूंगा, एनवायरमेंटल एथिक्स ऐसे लिख दूंगा, कॉर्पोरेट एथिक्स करके कि साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी ऐसा एक कीवर्ड लिख दूंगा। तो ऐसे करके हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा एनवायरमेंट और एथिक्स वाला एंगल जुड़ जाएगा। अब नेक्स्ट थिंग मेरे ख्याल से क्या थी, एसेंस वर्सेस एसेंस में है ना हम लोग अभी, हाँ। अब एसेंस में क्या है, हमने मीनिंग जान लिया एसेंस का। अब एसेंस का नेक्स्ट चीज क्या थी, इट टॉक्स अबाउट मॉरल इंट्यूशनिज्म। मॉरल इंट्यूशनिज्म वर्सेस मॉरल रीजनिंग। बहुत स्लो जा रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों, बट स्टार्टिंग है तो स्लो जा रहा हूँ इसलिए। तो थोड़ा फास्ट हो जाऊंगा मैं, क्योंकि जल्दी खत्म करना है, वरना मैं 5 घंटे का एक लेक्चर पे वीडियो नहीं बना सकता हूँ। मॉरल इंट्यूशनिज्म वर्सेस मॉरल रीजनिंग। हम्म तो मॉरल इंट्यूशन क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट एविडेंट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल, आप कोई भी चीज देखते हो, अ, इसको हम सेल्फ एविडेंट प्रिंसिपल भी कहते हैं। वेट, इंट्यूशन क्या होती है, आपकी आपकी फर्स्ट फीलिंग, आपकी गट फीलिंग, जो कुछ भी आप देखते हो उसको देख के एक इंट्यूशन आती है, उसको बोलते हैं हम मॉरल इंट्यूशन। देर इज अ प्लेयर कॉल्ड मैग्नस कार्लसन, ही इज द गोट ऑफ चेस। तो अब क्या करता है ये बंदा, ही टोल्ड इन एन इंटरव्यू कि मैं एक पोजीशन को देखता हूँ ना, व्हेन आई सी अ पोजीशन ऑन अ चेस बोर्ड, आई डोंट इवन नीड टू कैलकुलेट इट, because I have learned so many patterns, I have recognized so many themes, I have seen so many games, कि मुझे देखते ही इंट्यूशन आ जाती है कि इस पोजीशन में बेस्ट मूव क्या है और बेस्ट मूव क्या खेला जाना चाहिए। अब व्हेन आई सी द बेस्ट मूव, उसके बाद मैं कैलकुलेट करना चालू करता हूँ उसी चीज पे। तो वो यहाँ पे एज ले लेता है कि वो एक ही नॉर्मल चेस प्लेयर क्या करेगा, या बहुत तगड़ा ग्रैंड मास्टर भी क्या ही करेगा, कि वो 5-6 पॉसिबिलिटीज बनाएगा, फिर उन पांचों को कैलकुलेट करेगा। बट दिस इंट्यूशन हेल्प्स हिम टू रीच टू दैट वन पॉसिबिलिटी, उसी को कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज इंट्यूशन समथिंग। ऐसी मॉरली भी लोगों में इंट्यूशन आती है। ये मैं बीच बीच में फालतू का कुछ भी बोलता रहता हूँ, उसको ज्यादा इग्नोर, उसको ज्यादा ध्यान मत दो। सिमिलरली मॉरल रीजनिंग, अब एक इंट्यूशन आई, हाँ, तो अब उसको मैं वहां पे कनेक्ट कर सकता हूँ ना। एक इंट्यूशन आई, अब उसी इंट्यूशन पे थोड़ा सा लॉजिक लगाया, जैसे कार्लसन ने लगाया। एक पॉसिबिलिटी की इंट्यूशन आई, उसी को आगे जाके कैलकुलेट किया। सो देयरफॉर इस इंट्यूशन प्लस लॉजिक को कहते हैं मॉरल रीजनिंग। सॉरी, इंट्यूशन प्लस लॉजिक ये हो गया मॉरल रीजनिंग। अब जो सेकंड बात करेंगे एसेंस में, सेकंड हम चलते हैं एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव एथिक्स। एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव एथिक्स। एब्सोल्यूट एथिक्स स्ट्रिक्ट होता है, रिजिड होता है। रिलेटिव एथिक्स फ्लेक्सिबल होता है। एब्सोल्यूट मतलब कि बोल दिया एक चीज गलत है तो गलत है, किलिंग गलत है तो गलत है। लेकिन यूथेनेशिया में आप अपने किसी नोन को मार रहे हो। व्हाट इज यूथेनेशिया इज, कि आपका कोई नोन है या आपका कोई क्लोज बंदा है, एंड ही इज सफरिंग अलॉट, कोई रिकवरी के चांसेस नहीं है, ही इज सफरिंग अलॉट। तो व्हाट यू डू इज, आप थ्रू डॉक्टर्स, पैसिव यूथेनेशिया चलता है इंडिया में, तो वैसे एक्टिव यूथेनेशिया है नहीं, लाइफ सपोर्ट को हटवा देते हो। लाइफ सपोर्ट को हटवा दिया तो दैट पर्सन विल डाई, एंड दिस इज अ फॉर्म ऑफ किलिंग, बट दिस इज एथिकल किलिंग एंड कॉल्ड एज यूथेनेशिया। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ यूथेनेशिया, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव में क्या होता है, ये जैसे लाइफ सपोर्ट हटा देते हैं, इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया चलता है। एक्टिव यूथेनेशिया में क्या होता है, यू गिव सम इंजेक्शन, यू गिव सम मेडिसिन, और उससे आदमी
यू नो पेनलेस डेथ को सब मतलब हो जाता है उसको पेनलेस डेथ, एंड दैट इज एक्टिव यूथनेशिया. अब देयर वाज अ केस कॉल्ड कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को अलाउंस दिया था. अब ये एक्टिव रिकॉल में क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये याद आ गया यहाँ पे, तो मैंने बोल दिया, जिससे कि GS2 का भी मेरा साथ साथ थोड़ा थोड़ा ये चीज बन रहा है. तो देयर फोर ऐसे GS2 में भी सिमिलरली मुझे एक चीज और ध्यान में आ रही है. अम, आगे चलते हैं. अभी तो ये एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव है. अब इसमें एब्सोल्यूट के एडवांटेजेस क्या हैं, कि यार कुछ चीजें होती है यूनिवर्सल, जैसे लव है, दैट इज अ यूनिवर्सल थिंग, ये अच्छा ही होगा. लव फॉर एनिमल्स, लव फॉर पेरेंट्स, बट इसको किसी और फॉर्म में मत ले जाना, मतलब टॉक्सिक लव नहीं, बट लव अच्छा ही है एक फीलिंग. अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे एब्सोल्यूट के, कि ये सिचुएशंस को नहीं देखता. जैसे इस सिचुएशन में ये चीज एथिकल है यूथनेशिया वाली में, ये इसको दिखेगा ही नहीं, ये इसको सीधा गलत बोल देगा. लाइंग इज अ रॉन्ग थिंग अकॉर्डिंग टू दिस. झूठ बोलना गलत है. अब लेकिन मान लो कोई बंदा किसी को मारने जा रहा है और वो मेरे से पूछ रहा है कि वो कहाँ गया, मैं झूठ बोल दूंगा ना मुझे नहीं पता. सो दैट इज अ एथिकल थिंग ना, कि मैं उसको बचा रहा हूँ, लेकिन एब्सोल्यूट एथिक्स के हिसाब से ये गलत है. सिमिलरली रिलेटिव एथिक्स के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. रिलेटिव एथिक्स के एडवांटेजेस भी हैं कि वो सिचुएशनल डिस्क्रिशन को ऐसे मतलब कंट्रोल में रखता है और चीजें, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ये भी हैं कि ये जस्टिफाई कर देता है किन्हीं भी चीजों को. इट विल जस्टिफाई एनीथिंग. अब जस्टिफाई एनीथिंग का मतलब क्या है, कि यार जूस का होलोकॉस्ट करवाया था हिटलर ने, उसको भी जस्टिफाई कर देगा ये. सो इसकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. सो दैट इज इट. अब नेक्स्ट इज एथिक्स वर्सेस लॉज. एथिक्स वर्सेस लॉज, जो कि हम बात कर ही चुके हैं उसमें, कि अब इसका थोड़ा डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं, जो कि मैं याद कर पा रहा हूँ. इसकी डेफिनेशन ऐसे, मतलब डेफिनेशन अगर लिखनी होगी तो मैं लिख के आऊंगा कि लॉज एस्टैब्लिश मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल बिहेवियर, whilst ethics establish the maximum standard. Ethics establish maximum standard. Sorry. समझ गए. So this is what it is. अब जैसे एग्जांपल देखना हो कि कोई कंपनी है, कॉरपोरेशन है, वो एमिशंस कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग एमिशंस, बट दे आर कंट्रोलिंग एमिशंस. आई एम सॉरी टू से, सॉरी, they are controlling emissions, but what they are doing is they are following the minimum legal requirements. अगर ऐसा बोला जाता है कि इतने टन CO2 एमिट करना है और उससे ज्यादा CO2 आप एमिट नहीं कर सकते, तो दिस कंपनी इज फॉलोइंग द लीगल, बस ये उतने पे जाके रुक जाती है. बट इस कंपनी को पता है कि मैं उससे भी ज्यादा अपने एमिशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ. सो देयरफॉर वी से दैट लॉज जो हैं वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करते हैं, और एथिक्स एस्टैब्लिश मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स. अगर ये मान लो 200 टन्स ऑफ CO2 कंट्रोल करे, बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत बड़ी कंपनी है, 200 तो फिर भी बहुत ज्यादा हो गया, 200 तो कुछ नहीं है, मान लो 20 टन्स बोलते, 20 टन CO2 इसको एमिट करने का कंट्रोल करना है, मतलब 20 टन्स का इसका रिक्वायरमेंट है. बट ये जो है, मतलब 20 टन से ऊपर नहीं जाना इसको CO2 एमिशन में, ये 19.9 पे रुक गया, जबकि इसका काम हो जाता 16 पॉइंट कुछ पे मान लो. तो दिस इज, यू नो, नॉट एथिकल. दिस इज नॉट एथिकल बिकॉज आप कॉमर्स विदाउट मोरालिटी पे जा रहे हो. उसमें कीवर्ड हम लगा सकते हैं, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी. देयरफॉर इट इज लीगल बट नॉट एथिकल. तो नेक्स्ट चीज है सिमिलरली अब्बास काजमी. यार मैं बिना देखे पढ़ रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा अटक रहा हूँ, पता है, तो प्लीज बेयर विद मी. तो अब्बास काजमी, ही वाज अ लॉयर ऑफ अजमल कसाब. Ajmal Kasab was a terrorist who killed many people, who brutally killed many people in the 2008 terror attacks on Taj Hotel and the Mumbai terror attacks. Ajmal Kasab.
So what Abbas Kazmi did, he tried to, he was his lawyer, he fought for him. अब इसके दो POVs हैं. एक है कि he followed the lawyer ethics, right to be heard. But as Ajmal, इसका एक और POV है कि as Ajmal Kasab was a brutal terrorist, he deserved no mercy because there were evidences everywhere. He was shooting in open. He was doing all sort of मतलब evils. So therefore, he should not have fighted for him. Therefore, this is also one perspective. कि what are rights versus the right thing to do. ठीक है. एक और चीज थी इसमें. इसमें था मोरालिटी वर्सेस एथिक्स. हाँ. क्या बताया था सर ने इसमें? सर ने इसमें ये बताया था कि मोरालिटी मोरालिटी जो है वो स्टैटिक रहती है कंप्लीटली इवॉल्व सोसाइटी में. कंप्लीटली इवॉल्व सोसाइटी में मोरालिटी हमेशा स्टैटिक रहेगी. और एथिक्स डायनामिक रहेगी एक लेस लेस इवॉल्व सोसाइटी में. और डायनामिक रहेगी एक लेस इवॉल्व सोसाइटी में. डायनामिक इन लेस इवॉल्व सोसाइटी. अब इसका मतलब क्या है? जैसे नॉर्डिक कंट्रीज हो गई, नॉर्वे, स्वीडन. स्वीडन नहीं, सॉरी, नॉर्वे, फिनलैंड वगैरह. फिनलैंड को भी हटा ही दो यार. फिनलैंड भी थोड़ा सा वैसे ही है. तो उधर जो है एक सोसाइटी जो है वो काफी इवॉल्व सोसाइटी है. तो उधर आप मोरालिटी के डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते. बट इधर डायनामिक सोसाइटी, मान लो यूएस है, इंडिया है, ऐसी जगह पे मोरालिटी दर दर पे चेंज होती है. एक चीज किसी के कंटेक्स्ट में मॉरल है तो एक चीज किसी के कंटेक्स्ट में नहीं है मॉरल. जैसे इसमें अब्बास काजमी वाला एग्जांपल ले लो, अजमल कसाब को लेके. इधर बहुत सारा डाइवर्सिटी है. जहां डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी, डाइवर्सिटी बढ़ते ही मोरालिटी का कॉन्सेप्ट डायनामिक हो जाएगा. दिस इज व्हाट इज अबाउट एसेंस. एसेंस में एक और चीज है मेरे ख्याल से, डीसीटी. डीसीटी डिवाइन कमांड थ्योरी. दो तीन और कॉन्सेप्ट्स हैं उस एसेंस में कि सोसाइटली एक्सेप्टेबल वगैरह वगैरह. वो सब ऊपर कर चुके हैं, वो क्या ही करना है. डिवाइन कमांड थ्योरी है कि जो गॉड बोलेगा, गॉड के अकॉर्डिंग जो चीज एथिकल है उसी को एथिकल माना जाएगा. अगर गॉड ने बोल दिया कि पूजा करना एथिकल है तो पूजा करना एथिकल माना जाएगा पूरी सोसाइटी के थ्रू. और अगर गॉड ने बोला कि जो नहीं कर रहा पूजा तो वो अनएथिकल पर्सन है. सो दैट इज डिवाइन कमांड थ्योरी. द ओनली थिंग विच इज एथिकल इज व्हाट द डिवाइन कमांड्स. बट इसमें थोड़े नेगेटिव्स हैं कि मतलब who will decide what the divine commands, और कि किसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि, और गॉड ने किस बेसिस पे इस चीज को एथिकली करेक्ट बोला है, द ऑब्जेक्टिविटी क्या है उसमें. इसके थोड़े से ये वाले वो हैं. इसको ज्यादा अप्लाई नहीं कर पाएंगे बट इसका यही सीन है मेरे ख्याल से. हाँ, एक मिनट. इफ आई एम एबल टू रिकॉल करेक्टली, इन इन प्रोटेस्टेंट एथिक्स, मे बी इन प्रोटेस्टेंट एथिक्स there is a similar theory of divine command. प्रोटेस्टेंट एथिक्स में सिमिलरली डिवाइन कमांड के हिसाब का कुछ लिखा हुआ है कि व्हाट द जीसस के विल के हिसाब से व्हाट जीसस विल सेज इज करेक्ट. दिस इज प्रोटेस्टेंट एथिक्स. रोमन कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, प्रोटेस्टेंट ही है जीसस के विल के हिसाब से. नाउ वी मूव फर्दर. डिटर्मिनेंट्स पे चलते हैं. थर्ड टॉपिक पे आ गए हम, डिटर्मिनेंट्स. नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स क्या कहता है कि व्हाट इज एथिकल, व्हाट आर द वेज यू विल डिटरमाइन इफ योर एक्शन इज एथिकल और नॉट. कि तुम्हारा एक्शन सही है या गलत है, इट इज राइटफुल और रॉन्गफुल. सम देयर आर सम डिटर्मिनेंट्स व्हिच विल डिसाइड. अब डिटर्मिनेंट्स जो डिसाइड करेंगे उनके बारे में बात करते हैं कि आपका एक्शन एथिकल है कि नहीं है. वेट, लेट मी रिमेम्बर. इसमें क्या था? व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स? हाँ, इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स थे शायद. नहीं, दिस इज रोल ऑफ एथिक्स, आई थिंक सो. नो नो नो, दिस इज रोल.
देखो, लेमैन की तरह भी बात कर सकते हैं इसमें हम लोग, बट थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्टली नोट्स पे बना रहा हूँ टू अप्लाई देम। वेट, नहीं तो इसमें तो कोई भी पॉइंट मैं जनरेट कर दूंगा। हाँ, इंडिविजुअल यार, मतलब क्या कहते हैं, योर लर्निंग्स, कि बचपन में वैल्यू एजुकेशन विल डिटरमाइन एथिक्स। वैल्यू एजुकेशन की आपने पेरेंट्स के थ्रू, स्कूल के थ्रू, देखो पेरेंट्स, पेस्टोलॉजी, यहाँ पे मैं कीवर्ड लगा दूंगा और थिंकर लगा दूंगा कि वैल्यू एजुकेशन इंड्यूस्ड बाय पेरेंट्स, इनकलकेटेड बाय पेरेंट्स, वैल्यू एजुकेशन इनकलकेटेड बाय स्कूल इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स एज पर पेस्टोलॉजी, एज पर सदरलैंड। समझे? तो कितना एग्जामिनर को लगेगा कि यार ये बंदा ना बहुत पढ़ के आया है। जैसे डिटर्मिनेंट्स में एक ही डिटर्मिनेंट ये हो गया, एक डिटर्मिनेंट ये हो गया कि सोसाइटी क्या आपके अंदर वो कर रही है, सोसाइटी के थ्रू, जिससे बोलते हैं सॉलिडेरिटी, कि ब्रदरहुड है कि नहीं है, सोशल कैपिटल कितनी अच्छे से फॉर्म कर पा रहे हो, ट्रस्ट है कि नहीं है, दिस इज सोसाइटी का थिंग। और क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी टुवर्ड्स अदर ह्यूमंस, ये है कि नहीं है। सो दिस इज वन थिंग ऑल्सो। एंड थर्ड थिंग में एक सेकेंड, थर्ड थिंग और क्या सोच सकते हैं, इंडिविजुअल हो गया, पर्सनल वैल्यू एजुकेशन, और सोसाइटी। यार ये डिटर्मिनेंट्स है ना, व्हाट विल डिटरमाइन योर एक्शन इज करेक्ट और नॉट। मुझे लगता है इसमें सोसाइटी में गलत लिखती है क्या। हम्म, हाँ ये थोड़ा सा गलत लिखती है। राइट, सोसाइटी का रोल रहेगा, डिटरमाइन थोड़ी करेगी सोसाइटी। वैल्यू एजुकेशन डिटरमाइन करेगी, सोसाइटी डिटरमाइन नहीं करेगी, सोसाइटी का रोल रहेगा। सेकंड थिंग इज, हाँ डिसीजन मेकिंग, कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो, डिसीजन मेकिंग इज वन फैक्टर। ठीक है यार, एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ना एक सोचा था कि एक थ्री लाइव जैसा रखूंगा, कि रिकॉल करते करते अगर बीच में भूल गया तो मैं तीन लाइव्स का कॉन्सेप्ट रखूंगा, और अभी मैं एक लाइव यूज करूंगा उसमें से, तो मेरी टू लाइव्स रह जाएंगी। एक लाइव यूज करूंगा और अगर तीनों खत्म हो जाएंगी तो मैं रिकॉल सेशन बंद कर दूंगा, फिर मैं दोबारा कल से चीज करूंगा। तो अब मैं एक लाइव यूज कर रहा हूँ टू चेक। तो मैं अपने नोट्स देखता हूँ। सॉरी, एसेंस ऑफ एथिक्स। ठीक है, मैं इसमें ना ये भूल गया ना, कोट्स वगैरह, एडवर्ड स्नोडेन का भूल गया था, एआई टेक कॉन्ग्लोमरेट्स वगैरह वगैरह सब था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कर लिया था हमने, यूथनेशिया वाला एग्जांपल, इशू वर्सेस क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। एथिक्स वर्सेस लॉज कर लिया था, अब्बास काज़मी वाला एग्जांपल देख लिया था, मोरालिटी वर्सेस एथिक्स कर लिया था कंप्लीटली वर्ल्ड डिटर्मिनेंट्स में। पर मैं सही सोच रहा था यार, इंडिविजुअल, सिचुएशनल और अदर फैक्टर्स में कल्चरल नॉर्म्स, ही सोच सही सोच रहा था। और अच्छा, डिवाइन कमांड थ्योरी इसमें था डिटर्मिनेंट्स में, डिवाइन कमांड थ्योरी मैंने ऊपर लिख दिया। ओह, आई एम सो रॉन्ग। ठीक है, ठीक है सर। चलो, टू लाइव्स, डिवाइन कमांड थ्योरी हो गया। हम्म, इंडिविजुअल फैक्टर्स जो कि ये है कि वैल्यू एजुकेशन रहेगा, और आपकी मॉरल मॉरल रीजनिंग कितनी स्ट्रांग है। अगर मॉरल रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ये एक राइटफुल एक्शन को एग्जीक्यूट कर पाना। सिचुएशनल फैक्टर रहेंगे जो अभी हमने एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव एथिक्स में पढ़ा, हाइंस डिलेमा,
हाइंज डायलेमा, ठीक है। विसल ब्लोअर्स, एडविन स्नोडन, एडविन स्नोडन वाला, इसका भी डिलेमा था कि एडविन स्नोडन वाला मैं केस स्टडी आपको बताता हूँ। इसमें क्या था, एक तरफ तो ही वाज हैविंग कि इनकी कंपनी में कोई रॉन्ग प्रैक्टिस हो रही है और इनको एक्सपोज करना है, विसल ब्लो करना है। एक तरफ था कॉन्फिडेंशियलिटी एथिक्स, विच इज पार्ट ऑफ confidentiality ethics, which is a part of योर क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, कॉर्पोरेट एथिक्स का पार्ट है। तो ये चीजें थी इनकी सिचुएशनल डायलेमा में। और सिचुएशनल फैक्टर्स में आ जाते हैं एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव, कि कुछ लोगों के हिसाब से हिरोशिमा नागासाकी वाली जो बॉम्बिंग्स थी वो बहुत ही खराब थी, मतलब द वर्स्ट मोमेंट इन द हिस्ट्री। लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से अगर वो नहीं करते तो उन लोग को क्या करना पड़ता है, एक्चुअली 10 मिलियन से ज़्यादा की लाइव्स आगे जाके लॉस्ट हो जाती है इन द लॉन्ग टर्म। तो एक शॉर्ट टर्म गेन वर्सेस लॉन्ग टर्म पेन वाला सीन था उसमें, ये कीवर्ड था। बट मेरे ख्याल से अगर ऐसे कोई केस स्टडी आ जाए जिस विच डील्स विद सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, तो उसमें ये शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म पेन ना, या फिर शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म गेन वो लिखना, आई डोंट थिंक दैट वुड बी बेनिफिशियल। सो दिस इज इट। द नेक्स्ट थिंग इज my mind is getting blocked. Wait. सिचुएशनल फैक्टर्स हो गए। अदर फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं वेदर एन एक्शन इज राइट और रॉन्ग, कल्चरल फैक्टर्स, आई रिमेम्बर कल्चरल फैक्टर्स। और डिवाइन कमांड थ्योरी मैं इसमें डाल दूंगा, आई वाज वेरी सॉरी उसमें डाला मैंने। कल्चरल फैक्टर्स की कुछ कुछ लोगों के हिसाब से हमारी सोसाइटी में प्री मैरिटल सेक्स इज वेरी अनएथिकल, बट कुछ लोगों के हिसाब से इट इज एथिकल। और जितना जितना इवॉल्व होती जा रही है सोसाइटी, उतना उतना ये चीज को एक्सेप्टेंस मिलता जा रहा है, कल्चरल। और टाइम के हिसाब से भी होता है इसमें, कि जैसे थोड़े साल पहले LGBTQ राइट्स को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दिया जाता था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, लेकिन अब इट इट इज एक्चुअली गेटिंग बेटर। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसजेंडर एक्ट पास किया गवर्नमेंट ने 2019 में ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए। अभी मेरे ख्याल से आप लोग ने वो देखा होगा, एक मीम बहुत वायरल हुआ था कि एक एक लड़का है, वो एक ट्रांसजेंडर के पास जाता है और उनसे बोलता है कि आप मतलब कि किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपने साड़ी क्यों पहनी है वगैरह वगैरह ऐसे करके, वेरी डिसरेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द पर्सन। मतलब कंटेंट के लिए आजकल लोग करते ही हैं, बट उसमें एक्चुअली में वो किस चीज़ के लिए फाइट कर रहे थे, दे वर फाइटिंग फॉर सेक्शन 4 क्लॉज 2, एक था ट्रांसजेंडर एक्ट का इन 2019। इस वाले में सेक्शन 4 क्लॉज 2 था, इसको डिलीट कर दिया गया है। ये जो सेक्शन 4 क्लॉज 2 था, ये क्या कहता था कि इफ यू आर ट्रांसजेंडर यू हैव द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब तुम अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो, आई आइडेंटिफाई एज अ ट्रांसजेंडर। बट अब वो चीज को उन्होंने ओमिट करके ये बोल दिया है कि यू डोंट हैव एनी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, बट लीगली जो प्रोसीजर्स होंगे उनके थ्रू ही आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगा वेदर यू आर अ ट्रांसजेंडर और नॉट। और बाकी सबकी ट्रांसजेंडर इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत मतलब उनको इतने इक्वली राइट्स नहीं है। जैसे ट्रांसजेंडर वॉशरूम्स की बहुत डिमांड होती है इन हॉस्पिटल्स, इन रेस्टोरेंट्स वगैरह में। सो इस सब का इशू है, ये भी एक तरीके से GS2 का मैंने रिवाइज करा है यहाँ पे, एंड नथिंग एल्स। बाकी वही है कि पर्सनल बिलीव्स का भी था, पर्सनल बिलीव्स भी आइडेंटिफाई करते ही हैं, ये सबसे पहले हमने पढ़ा था दिस इज। और फिर लास्ट में हमने DCT भी पढ़ा था, देयर वर सम अदर बिलीव्स अभी जो इसमें थे। नेक्स्ट थिंग इज डिटर्मिनेंट्स के बाद था रोल ऑफ एथिक्स। रोल ऑफ एथिक्स, अब रोल ऑफ एथिक्स जो होता है इसको कॉन्सिक्वेंसेस का भी नाम दिया जाता है। इस पे 4 साल में लगातार क्वेश्चन आए हैं और बहुत ज्यादा मिलते मिलते क्वेश्चन आए हैं। फॉर एग्जांपल 2014 में, 2016 में, 2020 में और 22 में। और एक ही कीवर्ड है जो मैंने बताया था कि व्हाट एथिक्स सीक टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ। व्हाट एथिक्स सीक टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ, बिल्कुल यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आए हैं इस पे, और थोड़े बहुत इसके डायमेंशंस चेंज किए गए हैं। तो ethics seek to promote in human life is role of ethics in human life।
अब जब ऐसा क्वेश्चन दिखेगी, रोल ऑफ एनीथिंग इन एनीथिंग, अब रोल का क्वेश्चन देखते ही मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ, इसमें स्टेक होल्डर अप्रोच लगाना। स्टेक होल्डर अप्रोच जैसे आप लगाओगे ना, तो आपका जो क्वेश्चन का सॉल्विंग का टाइम है वो कम हो जाएगा। अब आपको वहां पे सोचने का टाइम तो मिलना ही नहीं है, इंट्रो कंक्लूजन तो लोग रेडी कर देते हैं, लेकिन बॉडी में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसका स्टेक होल्डर, जैसे मैंने क्या देखा, ISO INPBT, तो इसमें क्या है, इंडिविजुअल, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, बायो एथिकल और टेक्नो एथिकल, टेक्नोलॉजिकल या टेक्नो एथिकल, इसमें ये वाला मैंने अप्रोच लगाया था। पता नहीं, मैं बहुत टायर्ड हो रहा हूँ यार एक्चुअली आज। देयरफॉर अब मैं रोल की बात करूं, रोल ऑफ एथिक्स, तो एक इंडिविजुअल की लाइफ में क्या रोल है कि एथिक्स मतलब कि वैल्यू वैल्यू ड्रिवन लाइफ, एथिकल डिसीजन मेकिंग, एथिकल डिसीजन मेकिंग, ये सब चीजें इंडिविजुअल की लाइफ में। सोसाइटी में ट्रस्ट बढ़ाता है, हार्मनी बढ़ाता है, और कम्युनिटेरियन एथिक्स को प्रमोट करता है। अब इसमें एनवायरमेंटल भी डाल सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम्युनिटेरियन एथिक्स हम उसमें भी देखेंगे, रोमन कैथोलिक में। रोमन कैथोलिक में कम्युनिटेरियन एथिक्स का भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स अभी हमने देखा, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी एक कीवर्ड है इसमें, और बेयर मिनिमम वर्सेस मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करना है, कि जैसे CSG नॉर्म्स होते हैं, कॉर्पोरेट सोशल गवर्नेंस नॉर्म्स होते हैं, उनको फॉलो करना, तो ये एथिकल हो जाता है। इंटरनेशनल में हमने देखा कि जैसे इंडिया फॉलो क्या करता है इंटरनेशनल में, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि हम जब तक कोई हमें सामने से अटैक नहीं करेगा ना, हम उसको रिटेलिएट नहीं करेंगे। और इंटरनेशनल में आप लोग ये भी लिख सकते हो कि जो पहलगाम टेरर अटैक्स के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था ना, उसमें वी टारगेटेड ओनली द टेरर कैंप्स, जो टेरर कैंप्स थे सिर्फ हमने वही चीजें टारगेट करी थी, एंड वी डिड नॉट टारगेटेड द सिविलियंस। their side did target the civilians, but we did not, sorry। पॉलिटिकल में लिख सकते हो रोल ऑफ एथिक्स की, अगर एथिक्स रहेगा तो पॉलिटिक्स में यू नो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स रहेगा, डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल मॉडल रहेगा एथिक्स पॉलिटिक्स का, डेवलपमेंट बेस्ड और एजुकेशन बेस्ड, हेल्थ बेस्ड। बाकी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होगा अगर इसमें लिखोगे तो। बायो एथिकल में लिख सकते हो कि बायोटेक की फील्ड में एथिक्स फॉलो किया जाएगा, जीन एडिटिंग जो होती है, और इन क्रॉप्स जीनोम एडिटिंग, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह जो होती हैं। सो और टेक्नो में लिख सकते हो, टेक्नोलॉजिकल में एथिक्स रहेगा लाइफ में, तो AI का सही यूज करोगे, डीप फेक्स नहीं बना पाओगे। और इसमें एक और एग्जांपल लिख सकते हो, जो AI के कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, they will they have all the right to make an addictive इंस्टा एल्गोरिदम, इंस्टा क्यों लिखना है, मेक एन एडिक्टिव एल्गोरिदम लिखो सिर्फ, बट हैव एन एथिकल ड्यूटी, एथिकल ड्यूटी टू फॉलो, एथिकल ड्यूटी टू फॉलो, क्या लिखना चाहिए इसमें, अ यूजर फ्रेंडली डिजाइन, यूजर फ्रेंडली डिजाइन, कीपिंग इन माइंड द मेंटल हेल्थ ऑफ यूजर्स। ऐसे करके कुछ छोटे में लिखना ही पड़ेगा इसको थोड़ा सा, कीपिंग इन माइंड द मेंटल हेल्थ। और कुछ सोच सकते हैं इसमें टेक्नो में, नहीं तो ये रोल ऑफ एथिक्स तो ऐसे ही हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आपको कहीं भी दिख रहा है कि व्हाट एथिक्स सीक टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ, तो उसको ऐसे स्टेक होल्डर अप्रोच में बांटो।
अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा ना, इधर हमें ना एथिकल कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। अगर एथिकल कीवर्ड्स नहीं यूज करें, जैसे इंडिविजुअल के केस में वर्च्यू ड्रिवन एथिक्स, वर्चुअस लाइफ, ठीक है, वैल्यू एजुकेशन, ये सब चीजें यूज करनी पड़ेंगी। सोसाइटी में कम्युनिटेरियन एथिक्स, अब इसमें आप ऐसे लिख दोगे कि कम्युनिटेरियन एथिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय रोमन कैथोलिक एथिक्स, या कम्युनिटेरियन एथिक्स नहीं, सॉरी, कम्युनिटेरियनिज्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय रोमन कैथोलिक एथिक्स, ये बेटर है। नेशन के लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे मैं दो तीन चीजें लिख सकता हूँ कि फॉलोइंग कॉर्पोरेट एथिक्स, फॉलोइंग कॉर्पोरेट एथिक्स, promoting promoting commerce with morality, कॉमर्स विद मोरालिटी, टेक्नो एथिक्स में साइंस विद ह्यूमैनिटी लिख सकते हो, उसको लिंक कर सकते हो। अब एनवायरमेंटल में मैं लिख के आऊंगा, एनवायरमेंटल को भी यहाँ पे रोल ऑफ एथिक्स डाल देते हैं कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल बनाना है, अगर एथिक्स अच्छे रहेंगे तो सस्टेनेबल होगा, ट्रस्टीशिप मॉडल है। अच्छा, इसमें एक और कीवर्ड मुझे याद आया, हाँ, कॉस्मिक ऑर्डर का सेकंड क्लास का है वो पार्ट, बट इसमें मुझे याद आ गया वो, रिता बाय ऋग्वेद। इसका मतलब क्या होता है कि देर इज हारमनी, ऋता बाय ऋग्वेद में, ऋता जो है वो ऋग्वेद में था, उसमें लिखा है कि देर इज हारमनी बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, देर शुड बी हारमनी बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस। Development does not mean that you will harm the nature. Development means you will take the nature along with you. You will not harm it, but you know, you will not hamper it. इसमें ये है। और अपनी आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए इसमें एग्जांपल लिखना हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये पॉइंट दिया एनवायरमेंटल, तो एग्जांपल नीचे लिख दूंगा कि इंडिया हैज अ गोल ऑफ reducing कार्बन एमिशंस, कार्बन एमिशंस अप टू 47% था, आई थिंक सो, विजन है इसकी, अप्रैल की मैगजीन में देखा था, बाय 2035 एंड नेट जीरो बाय 2070, ऐसे एग्जांपल लिख दो। अब ये मत सोचना कि ये बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हो जाएंगे, मैं इसको छोटा करके ही लिखूंगा एग्जाम में, जो उनका शीट मिलेगा उसमें कंसोलिडेट करके। सिमिलरली तो ये हो गया, हमारा रोल हो गया, है ना। हम्म। अब देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि व्हाट विल हैपन विद द लॉस ऑफ एथिक्स। अब लॉस ऑफ एथिक्स में मैं अभी तो इसमें ये जो है इन ह्यूमन लाइफ, इन ह्यूमंस, जो हमने रोल पढ़ा है उसी को उल्टा करके लॉस में लिख दो, कि अगर रोल में ऐसा करने से ये बेटर हो रहा है तो लॉस में ये पॉजिटिव नहीं होगा। मतलब कि अगर पॉलिटिकल एथिक्स को फॉलो किया जाए, उसके कोड ऑफ कंडक्ट को, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोका जा सकता है। बट अगर उसको नहीं फॉलो करोगे तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एक मिनट में वाटर ब्रेक ले लूँ एक। Sorry. So this is what will happen if there is loss of ethics. नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट वाज द डायमेंशन ऑफ एथिक्स, डायमेंशन ही था शायद, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, या डायमेंशन क्या था ना, एक मिनट, डिटर्मिनेंट्स हो गया, रोल ऑफ एथिक्स आ गया, फिर डायमेंशन ही था। अब डायमेंशन क्या बोलता है कि पर्सनल एथिक्स,
पर्सनल एथिक्स का डायमेंशन है एक कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जहाँ पे एथिक्स यूज होता है ये कि एथिक्स की क्या क्या डायमेंशन है। पर्सनल एथिक्स में यूज होता है सोसाइटी। मेरे ख्याल से जो जो रोल्स में होता है ना कि इसमें रोल ये करता है वही सेम डायमेंशन में कर सकता है। एनवायरमेंटल डायमेंशन है, तो ये तो मेरे ख्याल से वही सेम ही है एक तरीके से। डायमेंशन का ज्यादा टेंशन नहीं लेना। एक क्वेश्चन आया था डायमेंशनल एथिक्स पे शायद कि, हाँ एक मैं चीज बताता हूँ कि ये जो के कर्व इकोनॉमी है इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, के कर्व इकोनॉमी को रिप्लेस करना है हमें, के कर्व इकोनॉमी टू बी रिप्लेस्ड बाय वी कर्व इकोनॉमी। ये रैंडम फैक्ट याद आया मुझे। वी कर्व इकोनॉमी, सो टू प्रमोट इकोनॉमिकल एथिक्स, टू प्रमोट इकोनॉमिकल एथिक्स। और यहाँ पे पता है क्या, हम एक कोट भी जोड़ सकते हैं महात्मा गांधी का, एवरी enough for needs of everyone but not enough for greed of even one person। अब के कर्व इकोनॉमी क्या है ना कि ये जो ये वाला एरो है ये दिखाता है रिच रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर। वी कर्व इकोनॉमी क्या है ना कि एक बार डाउन ट्रोडन हो गए फिर उसके बाद सब साथ में रिकवर कर रहे हैं अच्छे से रैपिडली, तो दैट इज वी कर्व इकोनॉमी। तो दिस इज मोर इन लाइन विद कार्ल मार्क्स की थ्योरी। कार्ल मार्क्स को यहाँ पे नहीं लाना चाहिए वैसे। दिस इज मोर इन लाइन विद सॉलिडारिटी, इसमें सॉलिडारिटी का प्रिंसिपल है। ठीक है। हाँ एक राइट्स वर्सेस राइट थिंग टू डू का एक और एग्जांपल याद आया मुझे। आई वाज फॉलोइंग सम माउंटेनियरिंग वीडियोस अभी थोड़े दिन पहले, तो आई कम अक्रॉस वन शेरपा। शेरपाज आर इनका जो शेरपा जो वर्ड है ना इसको बोलते हैं शेर का पापा। नेपाल में शेरपाज होते हैं, दे आर एक्सीलेंट माउंटेनियर्स एंड दे लीड द एक्सपेडिशंस टू द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट, K2 किलिमंजारो वगैरह वगैरह ऐसे करके। So there was a Sherpa called Gelje Sherpa, if I remember his name exactly. So what he did was he was taking his client to the summit of Mount Everest. And for example, if ये Mount Everest है ना, तो ये 8849 मीटर्स पे रहता है शायद, 8848 कुछ है। अब क्या है यहाँ पे 8000 मीटर के बाद ना एक डेड जोन चालू हो जाता है, इसको बोलते हैं डेथ जोन। इसके ऊपर तब ऑक्सीजन लेवल्स आर एक्सट्रीमली लो। इफ यू आर नॉट कैरिंग सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन देन इट इज वेरी, सॉरी, वो सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन जो होती है वो जल्दी खत्म हो जाती है विद इन स्पैन ऑफ 16 आवर्स 18 आवर्स। सो बट दीज शेरपर्स दे आर सुपर ह्यूमंस, दे डोंट नीड दैट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। मेनी शेरपर्स दे डोंट नीड दैट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन बिकॉज जब वो इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे अपने बचपन से रह रहे होते हैं ना, देयर लंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। अब मैं एक बहुत अच्छा रैंडम फैक्ट आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, मतलब इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस सेशन बट थोड़ा सा जैसा होता गया ना, जितने भी मैराथन रनर्स आप देखोगे, मैराथन रनर्स दे आर फ्रॉम केनिया, दे आर फ्रॉम सोमालिया। तो सारे के सारे मैराथन रनर्स जो एक्सट्रीम एथलीट्स होते हैं वो सब इधर से ही मिलते हैं आपको। क्योंकि यहाँ क्या होता है ना, ये लोग एथियोपियन प्लेटू है वो काफी ऊंचा है, एथियोपियन प्लेटू का एल्टीट्यूड काफी हाई है, तो वो उधर ट्रेन करते हैं, वो बचपन से ही उधर बढ़ते हैं, तो उनका लंग कैपेसिटी नेचुरली बहुत ज्यादा होता है, तो वो उनका स्टेमिना भी नेचुरली बहुत ज्यादा होता है। सिमिलरली दी शेरपास, ये थोड़ा एवरेस्ट वाले रीजन में, लात्सू रीजन आई थिंक सो इन नेपाल, इधर एल्टीट्यूड ज्यादा होता है, यहीं लोग पैदा होते हैं, तो इनका लंग कैपेसिटी नेचुरली बहुत ज्यादा होता है। अब इसमें एक रैंड अच्छा वो है कि चाइनीज व्हाट दे आर डूइंग इज टिबेटन प्लेट्यू व्हिच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू, उसका एल्टीट्यूड हाईएस्ट है, चाइनीज हैव स्टार्टेड ट्रेनिंग देयर एथलीट्स देयर।
तो अब आप इम्प्रेस हो जाना, कि इम्प्रेस मत होना ज़्यादा कि आफ्टर 10-20 years और आफ्टर 15 years चाइनीज मैराथन रनर्स मतलब एस कर दें, ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दें। और ये अभी जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड, देयर इज अ रनर कॉल्ड एलियट किपचोगी, ही इज फ्रॉम आई थिंक केनिया और सोमालिया, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट आई डोंट, एरिट्रिया मे बी। एलियट किपचोगी, ही इज द मोस्ट गोट ऑफ मैराथन रनर्स वगैरह। he did like a marathon in less than 2 hours. Less than 2 hours is a very big deal. सो एक्चुअली कमिंग बैक टू द टॉपिक, हाँ तो मैंने ये बताया था कि शेरपा के पास ना, यहाँ पे एक एक ये अपने क्लाइंट को लेके जा रहे थे समिट पे। इन बिटवीन ही फाउंड अ मलेशियन क्लाइंबर हु वाज टाइड टू हिज रोप, ही वाज लेइंग डाउन, और उनको उनके पास ऑक्सीजन खत्म हो गया था। सो दिस शेरपा हैड द राइट टू इग्नोर हिम एंड टेक हिज क्लाइंट टू द समिट, जिससे कि उनको मॉनेटरी बेनिफिट मिलता। बट ही कैंसल्ड द एक्सपेडिशन and he wrapped up a blanket around this person. He put him on his shoulder. He was not able to breathe. All the way down, he brought to the base camp. मतलब आप मैग्नीट्यूड समझ पा रहे हो उस चीज का, कि वहां पे आप ढंग से चल नहीं पाते हो यार। He put it on his shoulder. He brought him down safely, and it was so this was the right thing to do. He did. He there was his right, but उन्होंने वो समझ रहा। That is what I'm trying to explain. ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। वॉट वी वर टॉकिंग अबाउट वाज, हाँ डायमेंशन भी हो गया था। अब हम चलेंगे बिब्लिकल एथिक्स पे, वेस्टर्न रिलीजियस फिलोसफी। उससे पहले थोड़ा एक मेंशन था सर के नोट्स में, थियोरीज का, एथिकल थ्योरीज का। एथिकल थ्योरीज में क्या क्या आता है? एथिकल थ्योरीज में आता है, देयर आर थ्री मेजर थ्योरीज। वन इज टेलियोलॉजिकल, दैट इज आल्सो नोन एज कॉन्सिक्वेंशियलिज्म थ्योरी, कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट, ठीक है। अदर इज डियोंटोलॉजिकल, एंड दिस इज वर्च्यू एथिक्स। बहुत ब्रीफली मैं बताऊं तो वर्च्यू एथिक्स इज ड्रिवन बाय वर्च्यूज, जो आपके वैल्यूज हैं, जो आपके मॉरल प्रिंसिपल्स हैं आपके अंदर इंडिविजुअल के, दैट वर्च्यू एथिक्स डील्स विद दैट पोर्शन। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स मींस कि मीन्स जो हैं दैट आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, ends are just a byproduct of means are paramount and ends are just byproduct of means। और टेलियोलॉजिकल और कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट थ्योरी क्या कहती है कि ends are very important, means are not that much important, ends जो है they justify the means। अब इसको हिंदी में अगर मैं समझाऊं कि अगर कुछ अच्छा करा है ना आपने, तो आप उस रास्ते को जो को लेके आए हो वो अपने आप जस्टिफाई हो जाता है। अब इसका नेगेटिव ये है कि मान लो आप आईएएस में टॉप कर गए, यू आर द टॉपर, बट पता चला कि जो आपके मीन्स दैट इंक्लूडेड लीकिंग द पेपर, that was not including hard work you put, so therefore this is not a good थिंग टू से कि एंड जो है वो अपने आप जस्टिफाई कर देती है। ऐसे ही मीन्स में भी थोड़ा बहुत दिक्कत है कि कोई एंड गोल नहीं होगा तो देयर इज नो मोटिवेशन वगैरह, तो उसके भी वो हैं। अब इसके थोड़े थिंकर्स वगैरह होते हैं, डियोंटो, एक सेकंड, लेट मी रिमेम्बर। हाँ तो इतना ही मेंशन था शायद उसमें, अभी इसमें आगे जाके हम और पढ़ेंगे कि स्टेट कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, एथिकल इगोइज्म। हाँ कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है वो यूटिलिटेरियनिज्म होता है, यूटिलिटेरियनिज्म, एंड दिस वाज गिवन बाय बेंथम एंड मिल, जेरेमी बेंथम एंड जेएस मिल, एज फार एज आई रिमेम्बर करेक्टली, हाँ जेरेमी बेंथम, जेएस मिल। फिर स्टेट कॉन्सिक्वेंशियलिज्म होता है, मोनिस्ट कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, दैट वाज गिवन बाय आई थिंक सो पीजे इवन हो। फिर एथिकल इगोइज्म बाय आयन रैंड। तो इसमें ये सब था। और डियोंटोलॉजिकल मीन्स ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ये होता है, इसमें भगवत गीता का प्रिंसिपल था निष्काम कर्म, उसको ये जस्टिफाई करता है निष्काम कर्म। फल की चिंता मत करो और काम कर्म करते जाओ। अर्जुन ने जो फॉलो किया था, ड्यू धर्म धर्म की ड्यूटी करते रहो, राइटियसनेस वगैरह वगैरह, इसमें ये था। तो इसको बाद में करेंगे सेकंड लेक्चर के बाद थ्योरीज के साथ में, जिसमें कि 25 थ्योरीज कुछ हैं उसमें पढ़ने के लिए। अब वेस्टर्न फिलोसफीज आ जाते हैं, मेरे ख्याल से लास्ट थ्योरी का टॉपिक है वेस्टर्न फिलोसफीज।
ऑफ रिलीजियस फिलोसफीज। दिस इज लास्ट थ्योरी का टॉपिक। पता नहीं मेरी आवाज़ को क्या हो गया है, थोड़ा सा स्लो हो गया हूँ, थोड़ा सा। देखते हैं कितना टाइम हो गया ना हमें। आह, अराउंड 80 मिनट्स, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। वेट, सो इसमें बाइबल एथिक्स होते हैं, इसमें रोमन कैथोलिक एथिक्स होते हैं, और इसमें प्रोटेस्टेंट एथिक्स होते हैं। तो हम इसके थोड़े कीवर्ड्स देख लेते हैं। बाइबल एथिक्स, बाइबल एथिक्स में बेसिकली फॉरगिवनेस एक वर्ड है, मर्सी, 10 कमांडमेंट्स जो थे बाइबल एथिक्स में, और और बहुत ज़्यादा मैंने बाइबल एथिक्स पे फोकस नहीं किया था। इसमें कम्युनिटेरियनिज्म था एक वर्ड। मैं ज़्यादा लिख के नहीं आऊँगा इसमें, मैं थोड़ा बहुत लिख के आऊँगा, बाकी तो हम फेक इट टिल यू मेक इट वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि बाइबल एथिक्स लिख के कुछ प्रिंसिपल लिख दिया, या रोमन कैथोलिक एथिक्स लिख के कुछ प्रिंसिपल लिख दिया। बाकी अगर 10 कमांडमेंट्स ये वाला वर्ड लिख दोगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर खुश हो जाएगा ना, उसको लगेगा थोड़ा पढ़ के आया हुआ है। प्रोटेस्टेंट में अभी हमने देखा था शायद, प्रोटेस्टेंट में क्या देखा था हमने यार, भूल गया मैं। वेट, ऊपर लिखा था मैंने, प्रोटेस्टेंट को लिंक किया था मैंने किसी चीज से। हाँ, डिवाइन कमांड, जीसस विल। तो प्रोटेस्टेंट जो है, वेट, डिवाइन कमांड के थ्रू इसको लिंक किया था हमने, डिवाइन कमांड थ्योरी। प्रोटेस्टेंट एथिक्स पे ही डिवाइन कमांड थ्योरी लिंक कर सकता हूँ मैं सिर्फ। ये इंडिविजुअलिज्म की भी बात करता है, ये भी याद आ गया मुझे। ये थोड़ा सा सोसाइटी की बात करता है, तभी हमने कम्युनिटेरियनिज्म रखा। इसमें फॉरगिवनेस, मर्सी वगैरह की बात की जाती है। और एक स्टोरी भी थी उसमें कि जीसस वाज, यू नो, वो घूम रहे थे, एंड देयर वाज अ क्राउड व्हिच वाज मॉब व्हिच वाज, throwing this stones to the woman, उसके ऊपर। बट जीसस सेड कि रुक जाओ, जिसने भी कुछ भी, जो बिल्कुल एकदम दूध का धुला है, जिसने कोई क्राइम नहीं किया, वो ही आके आगे फेंको। तो लोग पीछे चले गए। तो वो फॉर गिविंग योर एनिमी वाला भी एकदम कॉन्सेप्ट था उसमें, कि कितना भी हो यार, फॉर गिव योर एनिमी, दैट शोज योर कंपैशन। ठीक, ये हमने पढ़ा था। मेरे ख्याल से थ्योरी जो है ना, थ्योरी को हमने पूरा रिकॉल कर लिया है। मैं थोड़ा सा पहले क्वेश्चन रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ, फिर इफ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द क्वेश्चन, मैं थोड़ा वापस जाऊंगा और क्वेश्चन देखूंगा, और केस स्टडी भी देख, केस स्टडी मेरे ख्याल में बाद में करूंगा। हाँ, एक चीज रह गई, सॉरी, अप्लाइड इशू का क्वेश्चन। इस लेक्चर में अप्लाइड इशू इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे था, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड एथिक्स, एथिकल इश्यूज एसोसिएटेड विद इट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एथिकल इश्यूज पे पहले थोड़ी सी कीवर्ड। अब एक चीज आप देखो कि अगर अप्लाइड एथिक्स पे कोई क्वेश्चन आया, तो ये चीज आपको बहुत इजीली समझनी पड़ेगी कि अप्लाइड एथिक्स पे कोई क्वेश्चन आया, तो जीएस और एथिक्स को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अप्लाइड एथिक्स मतलब कोई करंट अफेयर्स रिलेटेड कोई थीम है, मान लो क्रिप्टो करेंसी है, उसके बारे में एथिकल इश्यूज पूछ लिया, और एआई के बारे में एथिकल इश्यूज पूछ लिया, कोई भी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के एथिकल इश्यूज, मेंटल हेल्थ के, तो उसमें जीएस और एथिक्स को बैलेंस करना पड़ेगा। अब जीएस में आप जैसे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बात कर सकते हो, ठीक है, साइबर बुलिंग में बात कर सकते हो, यूपीआई जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है, एक पीएमजेडीवाई अकाउंट्स बनाते थे, ये करते थे, वो करते थे। और एथिक्स में आप कीवर्ड्स लिखो, कीवर्ड्स लिखो, कॉमर्स विद मोरालिटी, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, ये सब लिखो। तो मतलब कि ब्रिज बनाना था, लेकिन डिग्निटी नहीं, वो इंटेग्रिटी नहीं थी, लैकिंग इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी लैकिंग की, ब्रिज बनाना था लेकिन उसमें मटेरियल अच्छा यूज नहीं किया। तो इंटेग्रिटी लैकिंग, इंटेग्रिटी का मतलब होता है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इवन व्हेन नोबडी इज वाचिंग, दैट इज इंटेग्रिटी। और प्रोबिटी होती है ऑनेस्टी प्लस मोरालिटी प्लस इंटेग्रिटी। कि मान लो इंटेग्रिटी वर्सेस मोरालिटी अगर मेरे को यहाँ पे बताना हो, इंटेग्रिटी वर्सेस प्रोबिटी, सॉरी, तो इंटेग्रिटी ब्रीफ में ही बता रहा हूँ, बाकी तो आगे जाके करना ही है।
ऑनेस्टी इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म। काफी लंबा सेशन हो गया, मुझे जल्दी करना पड़ेगा ना। और प्रोबिटी क्या होता है कि मान लो आपने एक कॉन्ट्रैक्टर आया आपको पैसे देने खिलाने की, मुझे इस रोड या फिर हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, तो इंटेग्रिटी तो होती है कि आपने उसकी रिश्वत से मना कर दी, दैट इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ऑनेस्टी। लेकिन प्रोबिटी होती है कि आपने रिश्वत तो मना करी, उसके साथ साथ जब आप उसका ऑक्शन कर रहे थे तो आपने ट्रांसपेरेंसी को चेक किया, हाईवे का ट्रांसपेरेंसी को चेक किया, मतलब ऑक्शन करते वक्त हाईवे का ट्रांसपेरेंसी को चेक किया, मेंटेन किया कि किसी और की एथिकल कंडक्ट फॉलो किया, अकाउंटेबिलिटी ली, तो इसको बोलते हैं प्रोबिटी। बाकी बात में इसको समझा देंगे, अभी तो उसका उतना है नहीं यार। बाकी इसका ज्यादा मैं और क्या लिखूं इसमें, कीवर्ड एक और कीवर्ड क्या लिखना हो, क्या है एक मिनट सोच के बताता हूँ। यार, याद नहीं आ रहा। एक और कीवर्ड तो लिख ही सकते हैं इसमें, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं वैसे तो, यही हाईवेज और वो सब, और जैसे घर वगैरह बन रहे हैं तो। हम्म। कोई यहाँ पे कोई स्कीम लिख देना जो कि है ना रूरल सेक्टर अर्बन सेक्टर में हाउस हाउसेस से रिलेटेड हो। एथिक्स के कीवर्ड्स में और क्या लिख सकता हूँ मैं इधर, दो कीवर्ड और सोचते हैं। विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर ना, विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर कि इसमें लिख सकते हैं कि टेम्परेंस, वेट इधर लिख सकता हूँ, टेम्परेंस लिख सकते हैं कि आपको अपने ऊपर एक सेल्फ रिस्ट्रेंट, टेम्परेंस का मतलब होता है कि सेल्फ रिस्ट्रेंट, कोई चीज करनी है लेकिन मैं फिर भी नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक आईएएस ऑफिसर के पास एक कॉन्ट्रैक्टर आया वही मनी लेके उस केस में, तो वो नहीं ले रहा है, मतलब अपने आप को रोक रहा है, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेंस। सो इस केस में कहीं ना कहीं उसको घुसा सकते हैं इस अप्लाइड एथिक्स इशू में, टेम्परेंस की वैल्यू को। बाकी और क्या सोच सकते हैं, बाकी एफिशिएंसी के बारे में सोच सकते हैं, एफिशिएंसी इस वाले पार्ट में आ जाएगा, नहीं एफिशिएंसी, एक और चीज याद आई मुझे शायद, प्रोटेस्टेंट एथिक्स की बात है या फिर देर इज, इसमें इन दोनों में से कोई एक है, जस्ट वॉर थ्योरी की, शायद प्रोटेस्टेंट की है जस्ट वॉर थ्योरी, कुछ भी रैंडमली याद आ जाता है मेरे को। जस्ट वॉर थ्योरी कहती है कि, हाँ ये देखो ना, जस्ट वॉर थ्योरी जो है वो कहती है कि जस्टिस प्रिवेल करना चाहिए, ऐसा वॉर में ज्यादा कुछ नहीं रखा है, फेयर होना चाहिए सब कुछ। जैसे यूएस से ईरान जो कर रहे हैं अब तो थोड़ा सा दे हैव कम टू अन हॉल्ट, बट जो यूएस ईरान था इसमें ये वाला एग्जांपल डाल सकते हैं। बाकी तो आई कैन नॉट थिंक एनीथिंग एल्स राइट नाउ। मेरा थोड़ा, मैं सही बताऊं, आई एम नॉट एबल टू प्रॉपर्ली फंक्शन टुडे। मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ क्योंकि रात के कितना नहीं, इट इज सुबह के 4:10, 4:10 AM इट इज, आई हैव टू स्लीप नाउ, मेरा स्लीप शेड्यूल कैसी है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा क्वेश्चन देख सकते हैं अगर एक दो देखना है तो, जैसे मीन्स वर्सेस एंड्स पे क्वेश्चन आएगा, या फिर राइट्स वर्सेस राइट थिंग टू पे आएगा। हाँ एक क्वेश्चन जो सर ने उस नोट्स में बता रखा है, दो में से एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ जो सॉल्व कर रखा है नोट्स में, कि वैल्यूज एंड एजुकेशंस, एजुकेशंस वैल्यूज एंड एजुकेशन जो है उसके बारे में, नहीं ये नहीं था, एक मिनट मैं क्वेश्चन भूल गया यार, मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन रिकॉल करना पड़ेगा। हाँ वैल्यू और एथिक्स का शायद कोई डिफरेंस था, वैल्यू एंड एथिक्स, और ये था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर की लाइफ में क्या रोल होता है इन दोनों का।
इफ आई रिमेम्बर एग्जैक्टली तो नहीं पता बट यही था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। व्हाट इज रोल ऑफ दीज इन पब्लिक सर्वेंट्स लाइफ। अभी एक लास्ट में ना मैं थोड़ा सा फीडबैक लूंगा कि मैं क्या क्या याद कर पाया, क्या क्या भूल गया। तो इसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग अपनी थ्योरीज को। हम पहले एथिक्स का डेफिनेशन लिखेंगे और वैल्यूज का डेफिनेशन लिखेंगे। एथिक्स का डेफिनेशन निकोमेकियन एथिक्स वाला लिख दूंगा। वैल्यूज का एक मिल्टन रॉकीच करके ही इज अ स्कॉलर, उन्होंने डेफिनेशन दिया था कि वैल्यूज आर सेट ऑफ एंड्योरिंग बिलीफ्स। ठीक है, पर्सनल टू अ पर्सन या फिर सोसाइटी के सोशली प्रेफरेबल। तो वो लिख दूंगा मैं पूरा नहीं लिख रहा, टू मच टायर्ड थोड़ा सा मैं तो, व्हाट इज रोल ऑफ दिस। और इसी में वो वाला डायग्राम उन्होंने बताया था कि ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड वाला जो मैंने बनाया था कि एथिकल टाइमली डिलीवरी। हम्म अब वही लिख देंगे ना कि वैल्यूज आर यू नो इनकलकेटेड फ्रॉम द बिगिनिंग। ऐसा फ्लेक्सिबल नहीं, डायनेमिक्स वो रिजिड होती हैं थोड़ी सी एक पर्सन के अंदर। एथिक्स फ्लेक्सिबल होते हैं, सोशली डिटरमिन्ड होते हैं। एग्जाम्पल्स लिख देंगे। अभी जैसे नया एग्जाम्पल उसमें देखो कि सिया गोयल को अगर अच्छी वैल्यूज दी होती तो ऐसा करके लिख सकते हैं, द केतन चौधरी केतन चौधरी कह रहा हूँ, केतन अग्रवाल वुड हैव बीन अलाइव राइट नाउ। और ऑन द अदर हैंड जापानीज जापानीज दे उन्होंने अभी ट्रैश कैन्स वगैरह उठाए थे, तो उनकी वैल्यूज सही थी। देयर वैल्यूज, देयर कल्चर इज वेरी गुड, ऐसे करके एथिकल बिहेवियर है नहीं है। पब्लिक सर्वेंट पे जब वो आते हैं ना, वो वाला डायग्राम पब्लिक सर्वेंट पे बनता है। एंड मेयर ड्यूटी, ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर, ये वाला डायग्राम था। और फिर और फिर ड्यूटी विद एथिक्स, एथिक्स ब्यूरोक्रेटिक प्लस डेमोक्रेटिक बिहेवियर, गोइंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। मतलब कि तुम्हारी इतनी ड्यूटी है लेकिन तुम उसके बियॉन्ड जा रहे हो जस्ट टू हेल्प द अदर पर्सन, दैट शोज योर कैरेक्टर। दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। आई थिंक इसके बाद एक कंक्लूजन आ जाएगा, और आई थिंक कंक्लूजन में कोई भी कोट लिख सकते हैं अपन। कोट, हाँ, स्वामी विवेकानंद का कोट हम लिख सकते हैं कि अ सोसाइटी इज नॉट डिटरमाइंड। उनका एक कोट मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ, अ सोसाइटी इज नॉट डिटरमाइंड बाय द laws it has, but strong values the strong values and character of the people, ये था उसमें। आई थिंक उसके साथ में ना इसको एंड करते हैं अभी, काफी हो गया है मेरे ख्याल से। फर्स्ट जो लेक्चर है उसमें हमने काफी ज्यादा वैल्यू एडिशन कर दी। अगर आप लोग को इसमें कुछ और भी ऐड करना हो या मुझे कुछ फीडबैक देना हो उस चीज के रिलेटेड, प्रिपरेशन के रिलेटेड, या आपके पास कोई अच्छे एग्जांपल्स हो जिसको आप किसी थ्योरी से लिंक कर पाओ, तो प्लीज उसको ना, प्लीज डू टेल मी यार इन द कमेंट सेक्शन। बाकी एक बार और ये देख लेते हैं बस कि अपन ने क्या क्या मिस किया। वैसे तो सारा कर ही लिया है मेरे ख्याल से। हाँ, ये हो गया था एथिक्स वर्सेस लॉज, ये वाला वेन डायग्राम था। क्या था, एसेंस ऑफ एथिक्स हमने किया था, इंट्यूशन वर्सेस रीजन, एथिक्स वर्सेस लॉ, मॉरल्स। ठीक है, इसमें डीसीटी नहीं था, डीसीटी अगले में था, मैंने इसमें लिख दिया था गलती से। ठीक है, दिस विट गिलजी शेरपा का एग्जांपल दिया था। ठीक है, एब्सोल्यूट, एथिक्स वर्सेस लॉ, विटनेसिंग इंक्रीजिंग केस, ये क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट्स पे आ जाएंगे, डिटर्मिनेंट्स इंडिविजुअल, सोसाइटल, सिचुएशनल, अदर फैक्टर्स, ये भी हो गया था। डीसीटी भी हो गया था। एंड ये वाला क्वेश्चन अभी जस्ट देखा हमने, वैल्यू एथिक्स अलोंग विद प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। अच्छा, उसमें पब्लिक सर्वेंट की लाइफ में नहीं था, ये था कि इन व्हाट वे इज इंपॉर्टेंट टू बी एथिकल
along with being professionally competent, जिसमें कि ये वाला डायग्राम अपन ने किया था ना, समझे, ये था बैलेंस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक होलिस्टिक कॉम्पिटेंस वगैरह। ठीक है, रोल ऑफ एथिक्स हमने देख लिया था, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, अदर्स और एग्जांपल्स। और फिर नो एथिक्स आए थे, तो उस चीज का इसका निमोनिक बनाया था, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बारी, ISO IN और PBT, BPT PBT कैसे भी कर लो उसको, इसका निमोनिक ये था। और इस पे 4 क्वेश्चन आए थे, हमने बोला था ना 4 क्वेश्चन एथिक्स, जैसे ये वाले 4 क्वेश्चन आए थे, देखो प्रीवियस में देख लो आप कितने सिमिलर हैं ये। व्हाट डज एथिक्स सीक्स टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलबीइंग एंड ह्यूमन वेलबीइंग। एंड ये देखो बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन हैं ये, और सब रोल ऑफ एथिक्स के बारे में पूछ रहे हैं, बस इसमें करंट अफेयर के एग्जांपल डालने हैं आपको, और कुछ नहीं है। उसके बाद हमने डायमेंशन ऑफ एथिक्स किया था, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी। अब इसमें डायमेंशन में मैंने ये बोला था कि रोल ऑफ एथिक्स जो है ना, वो सेम ही है ऐसा डायमेंशन में, उसके डायमेंशन भी ऐसे ही खुलेंगे जैसे रोल में खुले थे, क्योंकि इंडिविजुअल, सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स ये सब लेवल। फिर हमने जस्ट 3 थ्योरीज ये डिस्कस की थी ऐसी, बस ब्रीफ में। और फिर लास्ट में हमने वेस्टर्न रिलीजियस एथिक्स देखा था, जिसमें बाइबलिकल ट्रेडिशंस थे, और जिसमें रोमन कैथोलिक थे, और जिसमें प्रोटेस्टेंट एथिक्स थे। ह्यूमन डिग्निटी, सोशल जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भूल गया। हाँ, एक चीज जो मैं भूल गया जो काफी इंपॉर्टेंट थी, मुझे याद करनी चाहिए थी, दैट इज क्रैक्स ऑफ सोसाइटी। अब 1 सेकेंड, व्हाट इज क्रैक्स ऑफ सोसाइटी, लेट मी टेल यू। नीचे जाता हूँ। क्रैक्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को ऐसे फंक्शन करना चाहिए कि एवरी इंडिविजुअल इज एबल टू डेवलप फुल्ली, फ्रीली, एंड नो वन फॉल्स इन द क्रैक्स ऑफ सोसाइटी। दिस इज व्हाट बाइबलिकल ट्रेडिशंस टेल, कि इसमें लिबर्टी आ जाएगा एज अ प्रिंसिपल। लिबर्टी मतलब डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, जो हम पॉलिटी में पढ़ते ही हैं। और इसमें फिर क्रैक्स, कम्युनिटेरियनिज्म आ जाएगा, सॉलिडारिटी आ जाएगा, ये सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे ना इसमें। तो ये चीज रहेगी थी। जस्ट वॉर थ्योरी प्रोटेस्टेंट में नहीं था, जस्ट वॉर थ्योरी वाज इन रोमन कैथोलिक, पहले मैंने प्रोटेस्टेंट में बोल दिया था, ठीक है। और जस्ट वॉर थ्योरी क्या था, ये लास्ट रिजॉर्ट था। एक क्वेश्चन ये भी था, ये वाला बाद में कर लूंगा, बट इसमें ये यूटिलिटेरियनिज्म लग रहा है, गुड ऑफ इंडिविजुअल इज गुड ऑफ ऑल में है। और इसमें ऐसे करके लिख सकते हो कि सोसाइटी जो है दैट इज समेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ये बहुत सही है इसमें। जस्टिस यही था, बाकी केस स्टडी थी, एंड अप्लाइड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इशू था, एथिकल इश्यूज हमने कर लिया था एक बार। बाकी तो हाँ, एक जारगोड़ा झारखंड का मुझे एग्जांपल देना था। नहीं, ये यूटिलिटेरियनिज्म में नहीं आएगा। अच्छा नहीं, ये बात नहीं दूंगा मैं आपको। हाँ, तो फर्स्ट लेक्चर हमारा हो गया है, अब सेकंड लेक्चर कल करना है। तो कल रात को सेम टाइम पे, मतलब सेम टाइम पे क्या मतलब, इस तरीके से ही करूंगा मैं अभी सेकंड लेक्चर का भी। फर्स्ट लेक्चर हो गया, सेकंड लेक्चर में रिलीजन के बारे में है काफ़ी ज़्यादा, और रिलीजियस एथिक्स के बारे में। कल मैं सेकंड लेक्चर पढ़ के आऊँगा, वो करूँगा, सिमिलरली हम पूरा करेंगे। और कल मेरे को टारगेट भी बनाने हैं कुछ, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी अगर आप लोग को एक्टिव रिकॉल साथ में करना है तो आप मेरे साथ में कर सकते हो, या फिर अपने हिसाब से कर सकते हो, बट एक्टिव रिकॉल इज़ वेरी नेसेसरी। एक्टिव रिकॉल तो इट विल हेल्प यू इन मेंस अ लॉट। प्रीलिम्स में तो चलो अपने आप सामने ऑप्शन रहते ही हैं, बट मेंस में एक्टिव रिकॉल इज द बेस्ट टूल। इंटरलिंकेज भी बनाओ अच्छे से, एंड फिर से मैनिफेस्ट करते हैं कि यार फोड़ना है यूपीएससी 2027। कोई रोक ही नहीं सकता है यार, इतनी मेहनत करेंगे ना, इतनी मेहनत करेंगे रोज रोज। इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि यार आप सब लोग भी थोड़ा इंटरेक्ट करो, तो अगर कोई भी इस वीडियो को ऐसे देखता है पूरा, या फिर थोड़ा फॉलो करता है अपने साथ में, मेरे साथ में, तो मुझे एग्जांपल्स दो कमेंट्स में, मुझे चीज़ें बताओ, जिससे कि इट इज एक्चुअली अ प्रिपेयर अलोंग चैनल। मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये लोग मेरे साथ प्रिपेयर करें,
बिकॉज सीरियस स्टडी पार्टनर्स मिलना इस फील्ड में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत चीज़ें, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है अगर आप किसी एक सीरियस टेलीग्राम ग्रुप्स पे घूमते फिरोगे। समझो द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। तो एक ही बस रिक्वेस्ट